गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आव्यूह का योग और अंतर और उनके गुण को भी देखा था। आज की जो क्लास होगी, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी आव्यूह में अचर राशि से गुणा। हाँ देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी अगर आव्यूह है, तो अगर उस आव्यूह में अगर हम किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको हमने बोल दिया AIJ M क्रॉस N का एक मैट्रिक्स है। अगर इसके अंदर हम क्या कराते हैं, K से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे AIJ M क्रॉस N, और ये क्या हो जाता है, ये जो K एक अचर राशि है, इस K का मल्टीप्लाई इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाते हैं, यानी K A बराबर हो जाएगा K इंटू AIJ M क्रॉस N। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझें, तो अगर मान लिया जाए, सपोज करो कि कोई एक मैट्रिक्स ए है 3 2 5 6 3 2 4 3 2। अगर यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स में अगर हम किसी एक अचर राशि से गुणा कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसमें 4 से गुणा करा दिया 4a, तो क्या हो जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में हो जाता है। 3 2 5 6 3 2 4 3 2। अब इसका क्या कीजिए, ये जो अचर राशि है 4, इस 4 का सभी एलिमेंटों के साथ हम क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। इसमें होगा 4 3 12, इसमें होगा 4 दूना 8, इसमें होगा 4 5 20, इसमें हो जाएगा 6 चौको 24, 12 8 16 12 8। यानी अगर कोई भी अगर एक अचर राशि है, उस अचर राशि से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर गुणा कराते हैं, तो उस अचर राशि का गुणा उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंटों के साथ हो जाता है। बात क्लियर है ना। हाँ, नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, नेक्स्ट चीज है किसी आव्यूह में अचर राशि से जब हम गुणा कराते हैं तो उसका गुण क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज। तो देखो प्रॉपर्टीज क्या होता है, समझो ध्यान से। हाँ, पहली प्रॉपर्टीज ये है, पहला गुण ये है कि अगर मान लिया जाए हमारे पास क्या है कि कोई दो आव्यूह है, मान लिया जाए एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है, और इस आव्यूह में हम इन दोनों आव्यूहों को जोड़ करके इसमें हम किसी एक अचर राशि से गुणा कराते हैं, तो ये बराबर हो जाता है। पहले ही हम इन दोनों सेटों में इस अचर राशि से गुणा करा दें, फिर जोड़ें, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर दो मैट्रिक्स हो, दो सेट हो, उन दोनों सेटों को जोड़ करके उसमें किसी एक अचर राशि से गुणा करा दिया जाए, किसी एक अचर टर्म से गुणा कर दिया जाए, तो इसका जो मान होता है उन दोनों मैट्रिक्सों में उस अचर राशि से पहले ही गुणा करा करके फिर उनको जोड़ने पर जो प्राप्त एलिमेंट होते हैं उनके क्या होता है, इक्वल आता है। यह इसका प्रथम गुण। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास क्या हो कि कोई दो अचर राशि हो L और M, ठीक, और इसमें हम क्या करा दें, किसी एक मैट्रिक्स से गुणा करा दें, तो इसको कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए LA प्लस LM, सॉरी LA प्लस AM। यानी या तो पहले उन अचर राशियों को जोड़ दीजिए, फिर आप इस मैट्रिक्स का इसमें गुणा कराइए, या तो पहले ही इस मैट्रिक्स का उन अचर राशियों से मल्टीप्लाई करा लीजिए, फिर इनको जोड़िए, मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक, एक और प्रॉपर्टी चलती है थर्ड। अगर मान लीजिए आपके पास दो अचर राशियां M और N, और इसमें आप किसी मैट्रिक्स से गुणा करा रहे हो, तो क्या होगा, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इस A का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए M वाले अचर के साथ, ठीक, और N को बाद में करा दीजिए, या फिर M को पहले ही लिख दो और इस A मैट्रिक्स का जो गुणा है वो किसके साथ करा दीजिए, दूसरे वाले अचर के साथ, N के साथ, यहाँ पर दूसरे वाले अचर के साथ करा दीजिए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है तीन प्रॉपर्टीज। किसी अचर राशि का गुणा जब हम किस में कराते हैं, किसी मैट्रिक्स में कराते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज ये कुछ ऐसे चलती है। फिर आगे हम लोग सीखते हैं आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी हम लोग जितने भी टॉपिक सीखेंगे
ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के मेंस लेवल तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपव्यूह के गुणन पर। तो आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आपव्यूह का गुणन यानी दो आपव्यूहों का गुणा कैसे किया जाता है। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद से हम लोग सीखेंगे आपव्यूहों का गुणन। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दें। हाँ भाई देखो, चलो अब हमको सीखना है बच्चों आपव्यूह का गुणन। हाँ, क्या सीखना है? आपव्यूह का गुणन, आपव्यूह का गुणन सीखना है। चलो भाई, अगर ये लिखेंगे यदि यदि आपव्यूह ए और बी का गुणन ए बी हो तो यह तभी संभव है। देखिए भाई, हम क्या सीख रहे हैं? आपव्यूह का गुणन सीख रहे हैं। एक मिनट, हाँ, हम क्या सीख रहे हैं? आपव्यूह का गुणन सीख रहे हैं। ठीक, अब देखो भाई, आपव्यूह का गुणन कब होगा, कब पॉसिबल है गुणा करना, कब नहीं पॉसिबल है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणन को सीखेंगे। अगर मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, और इन दोनों मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, गुणा कराना हो, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि यदि अब ए और बी का गुणन ए बी हो तो यह तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बराबर हो बी में पंक्तियों की संख्या के, बी में पंक्तियों की संख्या के। हाँ भाई, अगर मान लिया जाए, सपोज करो कि मान लिया जाए हमने यहाँ पर क्या देखा कि कोई एक मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकता है इसकी कोटि, ठीक, तो इसमें जितने, अगर मान लिया जाए इसमें एक रो, दो रो, दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया बी, इसमें मान लिया जाए यहाँ पर, सॉरी, इसमें एक कॉलम, दो कॉलम, इसमें एक रो और दो रो, यानी देखिए पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या अगर ये बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ए बी क्या है, पॉसिबल है, ए और बी का गुणा पॉसिबल है। अगर पहले वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या अगर ये बराबर नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे कि इनका गुणन पॉसिबल नहीं है। तो गुणा में पॉसिबल होने के लिए, गुणन इनका करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स के सेट में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। फिर दूसरी चीज हम कैसे करते हैं, तो चलो देखो हम लोग कैसे करेंगे दो आपव्यूहों का गुणन। तो देखिए सबसे पहला चीज तो हम लोग जान गए कि जो इनका स्तंभों की संख्या रहनी चाहिए पहले वाले मैट्रिक्स में और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर रहनी चाहिए। मान लो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक, यहाँ पर क्या एक मैट्रिक्स है, मैंने इसको बोल दिया क्या, सपोज करो कि इस मैट्रिक्स का जो क्रम है m क्रॉस n है, और दूसरे मैट्रिक्स का जो क्रम है b, इसका जो एक कोटि है, क्रम है n क्रॉस p है। अब देखो ये बता रहा है किसको, ये स्तंभों की संख्या को बता रहा है और ये पंक्तियों की संख्या को बता रहा है, यानी इसमें जितने स्तंभ उतने पंक्ति। अगर यहाँ से हम क्या निकालते हैं भैया, ए बी निकालते हैं, तो ए बी हम आसानी से निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और दूसरे वाले में, इसमें स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए ए बी क्या हो सकता है, संभव है। क्या है, ए बी क्या है, संभव है, यानी ए बी निकल सकता है। अब भैया जब ए बी हम निकालेंगे तो ए बी का भी कुछ ना कुछ क्रम आएगा। अब उसका क्रम क्या होता है भैया, ये जो स्तंभ और ये जो रो समान आ रहा है इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जो बचा हुआ वही इसका क्या हो जाता है, क्रम हो जाता है। यानी ए बी का जो क्रम होगा पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, इसका क्या बन जाता है, कोटि बन जाती है, यानी m क्रॉस p हो जाएगी। अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, a बराबर
3 गुणे 2 की कोटि का है, और दूसरा b बराबर मैंने ले लिया 2 गुणे 4 की कोटि का है। तो जब हम ए बी निकालेंगे, ए बी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या देखो बराबर है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ये स्तंभों को बता रहा है, ये कॉलम को बता रहा है, सॉरी, ये स्तंभ को बता रहा है और ये पंक्ति को बता रहा है। पहले वाले में स्तंभ और दूसरे वाले में पंक्ति, क्या है दोनों में भैया बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी क्या पॉसिबल है। और जब ए बी निकल जाएगा तो ए बी का क्रम कैसे होगा? जो इसका रो है 3 और दूसरे वाले का जो कॉलम है, यही क्या हो जाएगा? इसकी कोटि हो जाएगी। यानी ए बी की कोटि कैसे हम लोग निकालेंगे? तो ए बी की कोटि अगर निकालेंगे तो पहले वाले से हम क्या चुराएंगे? रो चुराएंगे, और दूसरे वाले से क्या चुराएंगे? कॉलम चुराएंगे। अब बाकी पहले वाले का जो कॉलम है और जो दूसरे वाले का रो हो, उसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये क्या निकलेगा? ए बी का क्रम निकलेगा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि बी ए निकालना हो, बी ए निकालना हो, तो देखो भाई, अब बी में कितने कॉलम? 4 कॉलम। कितने रो? 3 रो। यानी हम कह सकते हैं कि बी ए संभव नहीं है, बी ए संभव नहीं है। संभव कब रहता? जब बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या क्या होता? बराबर रहता, तब बी ए क्या होता? संभव होता। बात क्लियर है ना? चलो भाई, इसको मिटा, नोट करो इसे। हाँ, चलो नोट करो। हाँ, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। भाई ये तो हमने जाना कि कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। अगर पहले वाले मैट्रिक्स में स्तंभ और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो बराबर है, तो हम कह देंगे कि हाँ, यहाँ पर जो होगा गुणा वो संभव है। अगर नहीं बराबर आता है तो संभव नहीं है। अगर मान लिया जाए कि एक कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में स्तंभ और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो बराबर है, तो हम कहेंगे उन दोनों मैट्रिक्स को का, उन दोनों अवयवों का गुणा पॉसिबल है। अगर मान लिया जाए अगर पॉसिबल है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि ए बराबर ले लिया, ए बराबर मैंने यहाँ पर ले लिया 3 4 5 3 2 5 4 3 2। देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए बराबर ये, और दूसरा मैं बी ले रहा हूँ, बी बराबर मैं ले रहा हूँ 4 3 2 5 6 3। बी बराबर मैंने ये ले लिया। अब मुझे ये जांच करना है, मुझे ये बताना है कि क्या ए बी पॉसिबल है कि नहीं, ए बी पॉसिबल है कि नहीं। तो ए बी पॉसिबल होने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो पहला मैट्रिक्स है, जो पहला आव्यूह है, पहले आव्यूह में कितने स्तंभ है? तो भैया 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। दूसरे वाले में कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो। यानी ए बी क्या है? संभव है। क्या बी ए संभव है? क्या बी ए संभव है? बी में कितने स्तंभ? 1 2। इसमें कितने कॉलम, कितने रो? 1 2 3। इसमें 2 ही स्तंभ आ रहा है और इसमें 3 पंक्तियां आ रही हैं, 3 रो आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बी ए संभव नहीं है, बी ए संभव नहीं है भैया, बी ए संभव नहीं है। क्या संभव है? केवल ए बी संभव है। तो जब ए बी संभव है तो थोड़ा सा हम ए बी के बारे में जानेंगे कि ए बी कैसे निकाला जाता है, ए बी कैसे निकाला जाता है। देखो भाई, हमने इसके पीछे हमने क्या पढ़ा? इसके पीछे हमने पढ़ा 2 अवयवों का योग। अब जब 2 अवयवों का हमने योग निकाला तो जो उनके योग से जो प्राप्त जो अवयव प्राप्त हुआ वो भी एक तरह का अवयव था। हमने इनका सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अंतर पढ़ा, अंतर से भी एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गुणा पढ़ रहे हैं। तो 2 अवयवों का गुणन भी एक अवयव ही होगा। तो कैसे करेंगे इसको समझो। देखो करते क्या है, जो पहले मैट्रिक्स आ रहा है, जो पहले मैट्रिक्स आ रहा है, तो पहले मैट्रिक्स के पहले पंक्ति को उठा करके दूसरे वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ में हम लोग मल्टीप्लाई करके उनके एलिमेंटों को जोड़ करके लिखते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो पहले वाले मैट्रिक्स के पंक्ति को उठाओ, क्या है? 3 4 5, ठीक। दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले स्तंभ को उठाओ, क्या है? 4 2 6। इनको एक दूसरे से सेट कर दो और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और बीच में प्लस का। 4 तिहाई 12 प्लस 4 दूना 8 और 6 पचे 11। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 8 20 और 11 31। तो ये भी बन जाएगा यहाँ का एलिमेंट। ये क्या बताएगा? पहले रो के पहले एलिमेंट को बताएगा। अगर इस वाले रो का
गुणा दूसरे वाले कॉलम के साथ करते हैं तो ये पहले रो के दूसरे कॉलम के पहले रो के दूसरे एलिमेंट को बताएगा। तो देखो इसको उठाओ, इसके साथ सेट करो, तो 3 4 5 इसके साथ सेट करना है, तो 3 5 3 बीच में किसका साइन, इनटू का सबके बीच में, और यहाँ पर प्लस का, 3 3 9 प्लस 5 4 9 5 चौको 20 और प्लस 5 3 15 ऐड करेंगे 35 35 5 40 और 4 44, यहाँ हो जाएगा 44। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, अब देखो पहले वाले पंक्ति का काम समाप्त हो चुका, पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले मैट्रिक्स के दोनों स्तंभों में हमने गुणा करा लिया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले पंक्ति को उठाते हैं, फिर इसके साथ और दूसरी वाली पंक्ति पर लिखेंगे। क्यों, पहले वाले पंक्ति को उठाएं तो पहले वाले पंक्ति पर लिखे, अब दूसरे वाले पंक्ति को उठाएंगे तो दूसरे वाले पंक्ति पर लिखेंगे, तीसरे वाले पंक्ति को उठाएंगे तो तीसरे वाले पंक्ति पर लिखेंगे। तो अगर इसको उठाते हैं तो देखो अब इसको हम इस पर सेट करेंगे ऐसे, तो 4 3 12 4 3 12 प्लस 2 दूना 4 प्लस 5 6 30, कितना हो जाएगा भैया, 46 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 46। फिर इसको उठा कर किस पर सेट करेंगे, 3 3 9 3 3 9 प्लस 2 5 10 प्लस 5 3 15, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 34 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34। इसी प्रकार से इसको भी हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे। यानी ये था, हमने क्या देखा कि दो मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करेंगे। हम पहले मैट्रिक्स में देखेंगे, पहला सर्वप्रथम काम का क्या होगा कि पहले मैट्रिक्स में देखेंगे कि कितने कॉलम है, और दूसरे में क्या देखेंगे कितने रो है। अगर कॉलम और रो दोनों अगर इक्वल आ जाता है तब तो क्या होगा, गुणन पॉसिबल है। पहले तो हमको ये जांचना पड़ेगा कि गुणा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर गुणा कर पाएंगे तब हम क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति को उठा करके इसके प्रथम स्तंभ के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर दूसरी पंक्ति को प्रथम के साथ, दूसरे के साथ, यानी ये प्रक्रिया होगी आपका गुणा करने की। अब हम लोग सीखेंगे कि गुणा का गुणधर्म क्या होता है, गुणा का गुणधर्म क्या होता है। तो आव्यूह के गुणन का गुणधर्म, गुणन का गुणधर्म, हाँ क्या सीखना है, गुणन का गुणधर्म। तो भाई पहला प्रॉपर्टी जो है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। चलो हम आज ये देखेंगे कि दो आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। तो माना हमने, मेरे पास ये क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है जिसकी कोटि कितनी है, m क्रॉस n की, और दूसरा मैट्रिक्स B है जिसकी कोटि क्या है, n क्रॉस p की। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर AB निकाला, अगर AB निकाला तो AB का क्रम क्या होगा भाई, मैंने आपको बोला कि जो कॉमन चीज़ है इसको छोड़ो, पहले से क्या चुराओ, पहले से रो चुराओ, दूसरे से कॉलम चुराओ, यही इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, m क्रॉस p, m क्रॉस p। अब जरा मैं अगर BA निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ भैया, BA निकालता हूँ। तो जब मैं BA निकालूंगा तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ, B की जो कोटि थी कितनी थी, n क्रॉस p, और A की जो कोटि थी वो कितनी थी, m क्रॉस n। ठीक, m क्रॉस n। तो यहाँ से अगर देखा जाए, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से BA निकालता हूँ, देखो अगर मैं BA निकालता हूँ तो A बराबर m क्रॉस n और B बराबर क्या है, n क्रॉस p। अगर मैं यहाँ से BA निकालता हूँ तो देखो B पहले आया, अब इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, P क्रॉस m हो जाएगा। क्या इसका जो क्रम है वो मिल रहा है, नहीं, क्रम मिल नहीं रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि AB डज नॉट इक्वल टू BA, यानी दो आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, दो आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये चीजें हैं, ठीक, नोट करो, इसे नोट करो। हाँ, दूसरी चीज देखो भाई, अब हम लोग सीखेंगे क्या, साहचर्य नियम। क्या, साहचर्य नियम। भाई ये साहचर्य नियम ये सब मैं पीछे बता चुका हूँ, डिफाइन में कर चुका हूँ। जो विद्यार्थी इन नियम को नहीं जानते हैं वो मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें, और
लेक्चर 1 से आप लोग देखते हुए आइए, तब सारी चीज़ें अच्छे से स्पष्ट होंगी, सारी बातें अच्छे से कवर हो पाएंगी, ठीक है ना। तब आप लोग किसी भी चीज़ को स्कोर कर पाओगे। बाबू ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स मेहनत मांगती है, स्टडी मांगती है घर पर। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक आप सवालों को घर पर बैठ करके हल नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को जब तक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ डील नहीं करेंगे, तब तक मैथमेटिक्स भेजे में घुसने वाली नहीं है। तो सबसे पहले प्राथमिकता आप लोग क्या दीजिए कि सबसे पहले प्राथमिकता आपको क्या करना है, घर पर स्टडी करना है, आपको मेहनत करनी है घर पर, तब मैथमेटिक्स समझ आएगा। तो दूसरा क्या है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि साहचर्य नियम 3 मैट्रिक्स को 3 आव्यूहों पर लागू होता है। मान लीजिए एक आव्यूह ए है जिसका क्रम m क्रॉस n है, दूसरा बी है जिसका कोटि n क्रॉस p है, और तीसरा मान लीजिए सी है, सी का क्या है p क्रॉस q है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल ले रहे हैं, ए बी निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भैया, ए बी। अब ए बी का जो क्रम होगा वो कितना होगा, ए बी का जो क्रम होगा, देखो जो कॉमन उसको छोड़ो, m क्रॉस p हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, m क्रॉस p हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ए बी निकाल लिया, अब हमने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ए बी का क्या है, m क्रॉस p इंटू सी निकालेंगे। तो सी का क्या है, p क्रॉस q, ठीक। अब यहाँ से अगर हम ए बी इंटू सी अगर निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो ए बी इंटू सी अगर निकालते हैं, तो इसका जो क्रम आएगा, देखो किसको किसको चुराना है, इसमें पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में रो को छोड़ना है, किसको चुराना है, पहले वाले से रो, दूसरे वाले से क्या चुराना है, कॉलम। तो यहाँ से क्या मिलेगा, m क्रॉस q, यानी ए बी इंटू सी का जो क्रम आएगा वो क्या होगा, m क्रॉस q। अब अगर मैं यहाँ से अगर क्या करूँ, पहले तो मैंने ए बी को एक साथ मल्टीप्लाई कराया, सी को बाद में कराया। अब मैं बी को क्या कर रहा हूँ, पहले ही सी के साथ मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, बाद में ए का कराऊंगा। तो देखो भाई यहाँ से अगर मैंने बी का सी में पहले ही कराया, तो देखो बी का सी में मैंने पहले ही कराया, तो देखो अब देखो बी से क्या चुराएंगे, एन, और सी से क्या चुराएंगे, क्यू। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो क्या होगा, एन क्रॉस क्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, ए का इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ए का क्रम क्या है, ए का क्रम है भैया एम क्रॉस एन इंटू इसका क्या है, बी सी का क्या है भैया, एन क्रॉस क्यू। अब अगर हम यहाँ से क्या निकालते हैं साहब, a इंटू बी सी निकालते हैं, तो देखिए भाई इसका अगर जो क्रम होगा, तो यहाँ से m चुराओ, यहाँ से q चुराओ। अब जरा देखो ये लेफ्ट, सॉरी ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट का जो क्रम था वो क्या था, m क्रॉस q, और इसका जो क्रम है वो क्या है, m क्रॉस q। यानी दो आव्यूहों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है, दो आव्यूहों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब सारी चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर ये सब लागू होगा। अगर इन सब के बारे में आपको पता नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जा करके पिछली वीडियो देखिए, ठीक। तो ये क्या है, साहचर्य नियम, यानी दो आव्यूहों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, गुणन का तत्समक आव्यूह क्या होता है, इसको समझो। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक आव्यूह ए है, और ए में हमने गुणा कराया बी, ए में हमने क्या गुणा कराया, बी का, और ये मान लो हमको मिल गया ए में हमने गुणा कराया बी का, और ये ए मिल गया, और फिर हमने बी में गुणा कराया ए का, फिर भी ए मिला। तो ये जो बी वाला जो आव्यूह है, तो बी क्या कहलाता है, बी तत्समक आव्यूह कहलाता है, बी तत्समक आव्यूह कहलाता है, ठीक। और अगर ऐसा कंडीशंस कहीं पर हो जाए तो तत्समक आव्यूह को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कह सकते हैं कि ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, और ए जो होता है तत्समक आव्यूह होता है। क्या होता है भैया, तत्समक आव्यूह होता है, ठीक। अब तत्समक आव्यूह आप लोग को मैंने बताया था, तत्समक आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो, 1 1 हो,
बाकी सभी एलिमेंट क्या हों, 0 हों, तो ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं हम लोग, तत्समक अवयव। दूसरी चीज देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा वर्ग अवयव होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्या रहना चाहिए, वर्ग अवयव रहना चाहिए। तो दो बातें हम लोग यहाँ से जानेंगे कि अगर ए बी का गुणा कराएं फिर भी ए मिले, बी ए का गुणा कराएं फिर भी ए मिले, तो बी क्या कहलाता है, ए का तत्समक अवयव कहलाता है। और तत्समक अवयव को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई बराबर आई ए इज इक्वल टू ए। और ये जो ए रहना चाहिए, ये ए क्या रहना चाहिए, वर्ग अवयव रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये जो तत्समक अवयव होता है ये हमेशा एक वर्ग अवयव के फॉर्म में ही होता है, इसलिए ए को भी क्या होना पड़ेगा, एक वर्ग अवयव, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी ये नियम यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, अन्यथा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि जितने भी एक्सरसाइज हैं 3.1 3.2 एनसीईआरटी के हिसाब से, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बारीकी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हैं, अगर इसके पिछले वीडियो जो भी 2 लेक्चर हैं, वो 2 लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं, तो उस दोनों लेक्चर को जा करके देखिए, फिर यहाँ पर आइए और अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। और अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।